ओके, थैंक यू। आज बहुत ही कम लोग क्लास कर रहे हैं, गिने चुने लोग। लाइक टुडे इज द लास्ट क्लास, दैट इज वाई कुछ कुछ टॉपिक लाइक हम लोगों का बचा हुआ है, ठीक है। मतलब उससे भी क्वेश्चन में भी लाइक पूछा जा सकता है या कहीं पूछा भी गया है, तो वो सब मिसलिनियस कुछ कुछ दो तीन टॉपिक हैं, उसको हम लोग अभी कवर अप कर लेंगे। ऐसे सब्सटैंशियल पोर्शन आपके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में हम लोगों ने लगभग कवर कर लिया है। कल के क्लास में हम लोग डिसऑनर ऑफ चेक पढ़ लिए थे, उसमें सेक्शन 142 का प्रोविजन आप लोग पढ़ लीजिएगा। 142 बेयर एक्ट से ही बस देखना है बेसिकली प्रोसीजर क्या फॉलो करना है इन केसेस ऑफ डिसऑनर ऑफ चेक, ठीक है। तो उसको 142 से देख लीजिएगा, दैट विल बी मोर देन एनफ। एक डॉक्ट्रिन होता है, डॉक्ट्रिन ऑफ मैंडेट होता है। ये जो बैंक और बैंक में जिन लोगों का अकाउंट होता है उन लोगों के बीच में जो रिलेशन है बैंकर और कस्टमर का। ओके, तो ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ मैंडेट है, ये बेसिकली जो बैंक और बैंक के जो कस्टमर होते हैं उनके बीच में आपस का जो रिलेशन होता है उसके कॉन्टेक्स्ट में ये डॉक्ट्रिन ऑफ मैंडेट लाया गया। ये है क्या, उसको समझने के लिए बैंकर और कस्टमर का क्या रिलेशन है ना। रिलेशन बिटवीन बैंकर एंड कस्टमर, ये समझना है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन कस्टमर एंड बैंकर। ओके, तो रिलेशन बिटवीन बैंकर और कस्टमर क्या होता है? तो रिलेशन बिटवीन बैंकर और कस्टमर ऑर्डिनरी रिलेशन जो होता है, ठीक है। ऑर्डिनरली अगर हम कहें तो ऑर्डिनरली रिलेशन बिटवीन बैंकर और जो कस्टमर होता है दैट इज ऑफ डेटर एंड क्रेडिटर। डेटर और क्रेडिटर का होता है। जब आप अपने अकाउंट में पैसा डालते हैं, you pay the money into your account and you that account is being managed by whom? The bank। अब बैंक में जब पैसा डालते हैं तो वहां पे क्या हुआ, आप डेटर हो गए, बैंक आपका क्रेडिटर हो गया। तो एक तरीके से ऑर्डिनरली जो आपका रिलेशन है किस चीज का है, डेटर और क्रेडिटर का है। उसके साथ साथ बैंक के ऊपर, बैंक हैज एन एडेड ऑब्लिगेशन, बैंक के ऊपर एक एडेड ऑब्लिगेशन होता है। Bank has an added obligation. What is that obligation? To honor the customer's check. To honor the customer's checks. So long as there are sufficient funds. So long as there are sufficient funds to the credit of the customer. बैंक के ऊपर ये एक एडेड ऑब्लिगेशन इम्पोज्ड रहता है, ठीक है। एक तो डेटर और क्रेडिटर का रिलेशन है ही, आप पैसा डालेंगे जब आप निकालना चाहते हैं आपको इसको देना पड़ेगा, ठीक है। तो बैंक के पास ये डेटर क्रेडिटर का जो रिलेशन है, साथ में बैंक के ऊपर एक एडेड ऑब्लिगेशन होता है कि वो कस्टमर का जो भी चेक है, चेकबुक बैंक इशू करता है, तो कस्टमर का जो भी चेक है उसको वो ऑनर करे अगर कस्टमर के अकाउंट में सफिशिएंट फंड है तो, ठीक है। तो ये जो एडेड ऑब्लिगेशन है इसी से निकल के आता है हमारा ये डॉक्ट्रिन, डॉक्ट्रिन ऑफ मैंडेट। कि एक तरीके से जो कस्टमर है उसने अपने बैंक को ये मैंडेट दे रखा है कि कोई भी चेक अगर वो इशू करता है तो बैंक उसको ऑनर करे। तो ये क्या है, आप मैंडेट दे रहे हैं बैंक को। तो डॉक्ट्रिन ऑफ मैंडेट को हम क्या कह सकते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ मैंडेट, अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्ट्रिन, डॉक्ट्रिन ऑफ मैंडेट के अकॉर्डिंग बैंकर जो है कस्टमर गिव्स अ मैंडेट। कस्टमर क्या दे रहा है, एक मैंडेट दे रहा है। किसको दे रहा है?
to his bank. Customer is giving a mandate to his bank, right? With collection of check, कि आप जो है मैंडेट दिया जा रहा है, आप चेक को कलेक्ट करें एंड पे अकॉर्डिंगली, एंड पे अकॉर्डिंगली. दिस इज द मैंडेट गिवन बाय द कस्टमर टू द बैंक. तो अब ये डॉक्ट्रिन ऑफ मैंडेट कब अप्लाई करता है ये समझिए. डॉक्ट्रिन ऑफ मैंडेट व्हेन इट अप्लाइज ओनली व्हेन चेक इज ड्यूली साइंड. ठीक है, ओनली व्हेन चेक इज ड्यूली साइंड. क्योंकि चेक जब आप ड्यूली साइन करके, ड्यूली साइन कहने का मतलब है कि वो सिग्नेचर किसका, कस्टमर का होना चाहिए. अगर वो किसी तरीके का फॉर्ज्ड सिग्नेचर है, ठीक है, इफ नॉट ड्यूली साइंड, है ना, मान के चलिए इफ नॉट ड्यूली साइंड, इफ इट इज अ फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट, इफ इट इज नॉट ड्यूली साइंड, तो फिर वहां पे क्या होगा, अगर वो फॉर्ज्ड नेचर का है तो वहां पे कोई मैंडेट हमने नहीं दिया. हमने थोड़ी मैंडेट दिया है कि मेरा चेक बस जाए और मेरा नाम लिखा रहे तो आप पैसे दे दीजिएगा. व्हेन इट इज ड्यूली साइंड, तभी बैंक जो है वहां पे पेमेंट करने के लिए बाउंड है, अकॉर्डिंग टू डॉक्ट्रिन ऑफ मैंडेट उसको ओबे करने के लिए बाउंड है. अगर वो ड्यूली साइंड नहीं है, इफ नॉट ड्यूली साइंड, ठीक है, इफ इट इज फॉर्स्ड, देन इन सच सर्कमस्टेंसेस नो मैंडेट हैज बीन गिवन. ठीक है, तो यानी डॉक्ट्रिन ऑफ मैंडेट के लिए सबसे पहले हम लोग देखें कि बैंकर और कस्टमर का रिलेशन क्या होता है, डेटर और क्रेडिटर का होता है. तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि अल्टीमेटली अगर कंक्लूड करना हो हमें, ठीक है, कि इनका रिलेशन ऑर्डिनरली तो डेटर क्रेडिटर का होता है, एक्चुअली ये कैसा रिलेशन हो जाता है, प्रिंसिपल और एजेंट वाला. ठीक है, प्रिंसिपल एंड एजेंट. अगर जब चेक ऑनर करने की बात आती है तो प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप हो जाता है, कि यहाँ पे एजेंट है हमारा बैंक, जिसको हमने मैंडेट दे रखा है कि भाई अगर हमारा मेरे नाम से चेक इशू होगा, मेरा सिग्नेचर उसका उस पे होगा, तुम उसको ऑनर करना. ठीक है, तो ये आपका डॉक्ट्रिन ऑफ मैंडेट आपको यही बताता है. लेकिन डॉक्ट्रिन ऑफ मैंडेट तभी अप्लाई होगा व्हेन द चेक इज ड्यूली साइंड. ठीक है, अब कुछ कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं, ठीक है, जिसमें कि कुछ सर्कमस्टांस ऐसा होता है जिसमें कि हो सकता है कोई फॉर्जरी हुआ है, कोई फ्रॉड हुआ है, बट बैंक अपने लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाता है. वो कैसे, वो देखते हैं. मान लिया कि इसके लिए आप लोग सेक्शन 85 का वन जब देखेंगे, 85 के वन में आपको एक ऐसा सर्कमस्टांस बताया हुआ है, ठीक है, कि जनरली फॉर्जरी अगर हुआ है तो बैंक के ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं, सॉरी, बैंक बैंक मैंडेटेड नहीं है पे करने के लिए. अगर वो वहां पे पे कर दे रहा है, ठीक है, तो बैंक के ऊपर सारी लाइबिलिटी आ जाएगी, क्योंकि वो ड्यूली साइंड नेगोशिएबल चेक नहीं है. लेकिन कभी कभी फॉर्जरी हुआ है बट फिर भी बैंक के ऊपर लाइबिलिटी नहीं आती है, बैंक अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाता है. वो कब, अगर वहां पे मान लो कि कोई ऑर्डर चेक है, इफ देयर इज एनी ऑर्डर चेक. ऑर्डर चेक का मतलब समझ रहे हैं ना, ऑर्डर चेक पेबल टू ऑर्डर, ऑर्डर चेक, ठीक है, इन विच पेईज इंडोर्समेंट, जो पेईज है, पेई का जो इंडोर्समेंट है वो अगर फॉर्ज किया हुआ है, ठीक है, ऑर्डर चेक है और उसमें आपका जो पेई है उसका एंडोर्समेंट जो है फॉर्ज किया हुआ है. ड्रॉअर का एंडोर्समेंट फॉर्ज नहीं किया हुआ है. जैसे ए जो है, मान लो एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसका कस्टमर है ए. ए ने एक चेक इशू किया बी को, जो कि पेबल टू ऑर्डर है, और बी से ये चेक जो है गुम हो गया, बी लॉस्ट द चेक, और वो मिल गया सी को. और सी ने क्या किया, बी का सिग्नेचर फॉर्ज कर दिया, बी का जो सिग्नेचर है उसको फॉर्ज कर दिया, और वो एज अ इंडोर्सी, ठीक है, कि बी ने जैसे इसको इंडोर्स कर दिया है, वो उसके बाद बैंक में ले जाके उसको प्रेजेंट करता है. ठीक है,
और यहाँ पे बैंक अगर पेमेंट इन ड्यू कोर्स कर देता है, पेमेंट इन ड्यू कोर्स का मतलब क्या होता है? पेमेंट इन ड्यू कोर्स का मतलब होता है, जैसे होल्डर इन ड्यू कोर्स का मतलब क्या है, कोई भी चेक को होल्ड कर रहा है या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को गुड फेथ में, वैसे ही पेमेंट भी अगर बैंक गुड फेथ में कर देता है, ठीक है, पेमेंट भी बैंक अगर गुड फेथ में कर देता है, बैंक के ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ मैंडेट बोलता है कि जो ड्रॉर है आपका, आपका बैंक का कस्टमर है, उसके थ्रू वो चेक ड्यूली साइंड होना चाहिए। मतलब उसके सिग्नेचर में किसी भी तरीके का फॉर्जरी आगे जाके निकल जाता है तो बैंक के ऊपर लाइबिलिटी आएगी। बट ये वाले चेक में क्या है, बी का सिग्नेचर, इस ए ने बी को दिया, बी ने सी को इंडोर्स नहीं किया, बी से गुम हो गया, सी को मिल गया और उसने बी का साइन करके अपने नाम पे इंडोर्समेंट कर दिया। तो यहाँ पे पेई का जो सिग्नेचर फॉर्ज है उस पे डॉक्ट्रिन ऑफ मैंडेट आपका अप्लाई नहीं करता है। ठीक है? तो ऑर्डर चेक, हम इसको कह सकते हैं कि ऑर्डर चेक इन विच पेज endorsement is forged and payment is made in due course। जो पेमेंट किया गया है बैंक के थ्रू, वो ड्यू कोर्स में अगर पे किया गया है, तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस में ड्रॉई बैंक का कोई लाइबिलिटी नहीं होता है। ड्रॉई बैंक जो है डिस्चार्ज फ्रॉम लाइबिलिटी, क्योंकि उसने तो गुड फेथ में पे किया ना। लेकिन वहीं पर अगर ड्रॉवर का ही, पेई का नहीं, अगर वहां पे ड्रॉवर का ही सिग्नेचर आपका फॉर्ज्ड होता, तो चाहे वो कितना भी एक्सपर्ट तरीके से सिग्नेचर क्यों ना किया गया हो, कितना भी ऐसा सिग्नेचर क्यों ना किया गया हो कि उसको कोई पकड़ ही नहीं सकता था, तो भी ड्रॉई बैंक लायबल होगा। ठीक है? जैसे वो अब देखते हैं लास्ट, कि नो प्रोटेक्शन व्हेन ड्रॉवर सिग्नेचर इज फॉर्ज्ड। देयर इज नो प्रोटेक्शन ऑफ एनी काइंड when the drawer's signature is forged। कोई प्रोटेक्शन आपको नहीं मिलेगा अगर ड्रॉवर का सिग्नेचर वहां पे फॉर्ज किया हुआ है तो। ठीक है? अब इसको समझते हैं क्यों। क्योंकि अब तुम लोग कॉमन सेंस से देखो, लॉ इज ऑल अबाउट कॉमन सेंस। मान लिया आपका बैंक अकाउंट है, सभी का होगा, ठीक है, आपके बैंक अकाउंट, आपको चेकबुक मिला हुआ है। अब वो चेक, मान लिया कोई भी आपका फ्रेंड जो बहुत अच्छे से आपका सिग्नेचर जानता है, वो उस चेक को साइन करके लेके गया बैंक। अब बैंक उसको पकड़ नहीं सकता क्योंकि वो सिग्नेचर एकदम हू बहू मैच कर रहा है, मान लो एक्सपर्ट ही था वो सिग्नेचर करने में, और आपके अकाउंट से पैसा निकल जाता है। आपकी तो कोई गलती नहीं है ना, आपकी तो कोई गलती नहीं है। तो अगर यहाँ, तो यहाँ पे आपको किसको प्रोटेक्ट करना है, बैंक को प्रोटेक्ट करेंगे या कस्टमर को? तो ऑब्वियसली अगर कस्टमर का कोई फॉल्ट नहीं है, और कोई एक्सपर्ट क्रिमिनल, कोई एक्सपर्ट वैसा कोई ऑफेंडर है, उसने अगर कुछ ऐसा एक्ट कर दिया है, तो ऑब्वियसली वहां पे लाइबिलिटी तो बैंक के ऊपर ही जाएगी। ठीक है? क्योंकि वो ड्यूली साइंड, आपके थ्रू साइंड तो नहीं है। नहीं तो इस तरीके से तो कोई भी किसी का भी एक सिग्नेचर करके बैंक से आके पैसे निकाल लेगा, अगर कोई उतना एक्सपर्ट हो तो इससे रिलेटेड कुछ केस लॉज है, वो समझना है। तो इसमें सबसे पहला चीज समझिए कि जो भी बैंकर है, बैंकर इज एक्सपेक्टेड, है ना, बैंकर इज expected or supposed to know the signature of his customer, to know the signature of his customer। Banker is expected to know that। ठीक है? और इसीलिए अगर वहां पे कोई भी तरीके का फॉर्जरी हुआ है, ठीक है, तो वहां पे बैंक के ऊपर पूरी लाइबिलिटी हो रही है। इफ एनी फॉर्जरी, इफ एनी फॉर्जरी, ठीक है, इज डन, ठीक है, विद द सिग्नेचर ऑफ द कस्टमर, तो कोई भी फॉर्जरी अगर हो रहा है, तो लाइबिलिटी जो है, द बैंक विल बी मेड लाइबल, विल बी मेड लाइबल। इससे रिलेटेड दो केस देखेंगे। एक इंग्लिश लॉ का बहुत ही लैंडमार्क केस है,
और उसके बाद एक इंडियन केस लो देखेंगे। एक केस है आपका इंपीरियल बैंक ऑफ कनाडा, इंपीरियल बैंक ऑफ कनाडा वर्सेस बैंक ऑफ हैमिल्टन, बैंक ऑफ हैमिल्टन, राइट, 1903। इंपीरियल बैंक ऑफ कनाडा वर्सेस बैंक ऑफ हैमिल्टन। इस पर्टिकुलर केस में क्या हेल्ड हुआ था? इस केस में बोला गया था कि व्हेन द ड्रॉवर सिग्नेचर इज फॉर्स्ड, कि व्हेन द ड्रॉवर सिग्नेचर इज फॉर्स्ड, अगर ड्रॉवर का सिग्नेचर फॉर्जरी से किया गया है, द इंस्ट्रूमेंट इज नॉट अ चेक। तो उसके बाद वो जो इंस्ट्रूमेंट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, वो चेक नहीं है, ठीक है, इट इज नॉट अ चेक, इट इज अ नलिटी। चेक तभी होगा जब वो आपके थ्रू ड्यूली साइंड है, उसको चेक मानेंगे ही नहीं। तो जब चेक मानेंगे ही नहीं, तो नो पेमेंट ऑट टू बी डन, नो पेमेंट ऑट टू बी डन। जब वो चेक ही नहीं है तो फिर पेमेंट क्यों करना है? ठीक है, वो तो एक पीस ऑफ पेपर हो गया ना, जो किसी ने फ्रॉड किया और आपका साइन करके वो लेके चला गया। तो जब वहां पे उसको चेक, आपका सिग्नेचर ही नहीं है, ठीक है, वो ओरिजिनल सिग्नेचर आपका है ही नहीं, किसी और ने कर दिया, तो वो बस एक पीस ऑफ डॉक्यूमेंट है, एक फॉर्ज डॉक्यूमेंट है, इट इज नॉट अ चेक। तो वहां पे अगर ड्रॉई ने, अगर वहां पे ड्रॉई बैंक ने अगर वहां पे कोई भी पेमेंट कर दिया है, लाइबिलिटी बैंक पे आएगी। फिर एक इंडियन केस है जिसमें ये क्वेश्चन अराइज हुआ कि मान लो कि अगर बैंक की भी कोई गलती नहीं है, मान लो बहुत ही कोई एक्सपर्ट पर्सन है जिसने वो फॉर्जरी किया है, और बैंक का कोई, बैंक मतलब बहुत ही केयरफुली उस चेक को स्क्रूटिनाइज करके और तब एक्सेप्ट करके पेमेंट करता है होल्डर को, बट बाद में पता चलता है नहीं, वो सिग्नेचर एक्चुअली होल्ड ड्रॉअर का नहीं है, किसी और का है। तो उससे रिलेटेड एक केस है। इसमें एक क्वेश्चन अराइज हुआ कि मान लिया बैंक का भी कोई फॉल्ट नहीं है, बैंक की तरफ से भी कोई इंटेंशनल फॉल्ट नहीं है, ठीक है, तो फिर वैसे सिचुएशन में क्या होगा? तो वैसे सिचुएशन के लिए इलाहाबाद बैंक वर्सेस कुलभूषण के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया? सुप्रीम कोर्ट सेड स्टेटेड इन दैट केस कि देयर मे बी सिचुएशन, ठीक है, देयर मे बी सिचुएशन, ठीक है, जहां पे बैंक इनोसेंट है, बैंक इज इनोसेंट, बैंक इज इनोसेंट विक्टिम ऑफ फ्रॉड, बैंक फ्रॉड नहीं पकड़ पाया। तो क्या ऐसे केसेस में, ठीक है, वेदर द लाइबिलिटी विल बी ऑन बैंक व्हेन द बैंक इज इनोसेंट, वेदर बैंक विल बी लाइबल, क्या बैंक लाइबल होगा? ये क्वेश्चन अराइज हुआ इस केस में। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि बैंक अगर इनोसेंट विक्टिम है फ्रॉड का, तो सो वॉज द कस्टमर, तो कस्टमर भी आपका इक्वली इनोसेंट है। तो अब क्वेश्चन है कि भाई दो लोग इनोसेंट है, ठीक है, तो किसको रिस्पॉन्सिबल आप ठहराएंगे? हु विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल इफ देयर आर टू इनोसेंट पार्टीज? कोर्ट सेड दैट इफ देयर आर टू इनोसेंट पार्टीज, तो आप किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे? तो कोर्ट ने बोला द वन हुज नेग्लिजेंस, द वन हुज नेग्लिजेंस led to the ultimate loss, one whose negligence led to the ultimate loss is primarily responsible, is primarily responsible। तो किसका नेग्लिजेंस लेड टू द अल्टीमेट लॉस, मतलब कहने का मतलब है कौन है जो वो फॉर्जरी पकड़ सकता था पॉसिबली? बताइए, दोनों इनोसेंट पार्टी, अगर बैंक भी है और कस्टमर भी, कौन उस फॉर्जरी को पकड़ सकता था? बैंकर। बैंकर। क्योंकि कस्टमर को तो पता ही नहीं है ना कि उसके पीठ पीछे कोई फॉर्ज डॉक्यूमेंट साइन हो गया है, अगर उसको पता है तब अलग बात है, लेकिन उसको तो पता ही नहीं है। तो अल्टीमेटली कौन पकड़ सकता था? बैंक। तो व्हेन देयर आर टू इनोसेंट पार्टीज, देन वन हुज नेग्लिजेंस लेड टू द अल्टीमेट लॉस इज कंसिडर्ड टू बी प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल, राइट।
तो यहां तक हम लोग क्या देखें, हम लोग देखें डॉक्ट्रिन ऑफ मैंडेट है। मैंडेट बोलता है कि भाई ड्यूली साइंड मेरा अगर कोई चेक है तुम उसको पे कर देना, बैंक को ये मैंडेट दिया हुआ है। प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप है पूरा हमारा, ठीक है। बट ये केवल और केवल ये मैंडेट मिला हुआ है इन रिस्पेक्ट टू ड्रॉवर सिग्नेचर, नॉट ऑफ पेईज या कोई इंडोर्सर के सिग्नेचर पे ये आपको प्रोटेक्शन नहीं मिला हुआ है, मतलब ये मैंडेट नहीं मिला हुआ है। तो अगर इंडोर्सर ने कोई फ्रॉड किया है, पेई ने कुछ सिग्नेचर फॉर्ज किया है अपना, ठीक है, तो उनके फॉर सिग्नेचर पे अगर बैंक ने ड्यू कोर्स में, पेमेंट इन ड्यू कोर्स मतलब गुड फेथ में अगर पेमेंट कर दिया है बैंक ने, तो वहां पे लाइबिलिटी बैंक की नहीं आएगी, बैंक की लाइबिलिटी डिस्चार्ज हो जाएगी। लेकिन अगर वहां पे ड्रॉवर का सिग्नेचर फॉर्ज है, और चाहे कितना भी एक्सपर्ट तरीके से वो किया गया हो, there is no protection even though if the bank is innocent, but the customer is also innocent. So when there are two innocent parties, तो ultimately जिसके negligence के कारण वो लॉस हुआ है, यानी या फिर जो पर्सन उस फॉर्जरी को डिटेक्ट कर सकता था, ultimately that person will be made responsible. So here the bank will be made responsible. ठीक है। तो ये आपको डॉक्ट्रिन ऑफ मैंडेट बताता है। अब इसका एक्सेप्शन भी है, एक्सेप्शन टू डॉक्ट्रिन ऑफ मैंडेट, ठीक है। अब इसका एक्सेप्शन क्या है, इस एक्सेप्शन है स्टॉपेल अगेंस्ट फॉर्जरी। स्टॉपेल अगेंस्ट फॉर्जरी। स्टॉपेल अगेंस्ट फॉर्जरी का मतलब क्या होता है? स्टॉपेल अगेंस्ट फॉर्जरी सेज, राइट, कि इट इज द ड्यूटी ऑफ द कस्टमर, ठीक है, इट इज ड्यूटी ऑफ हुज, कस्टमर, टू इन्फॉर्म द बैंक, टू इन्फॉर्म द बैंक about forgery of his signature, about forgery of his signature. Whose duty it is? It is the duty of the bank to inform about forgery of his signature, ठीक है, so that bank can take action against such person, ठीक है। और if मतलब कि it is duty of customer to inform bank about forgery of his signature which is in his knowledge, जिसके बारे में वो अवेयर है। अगर आपको पता है कि आपका फॉर्ज सिग्नेचर से कोई चेक इशू कर दिया है, तो आप बैंक को बताएंगे, ठीक है। और अगर आपने नहीं बताया, एक कस्टमर डिड नॉट इन्फॉर्म द बैंक, ठीक है, या विथ होल्ड सच इंफॉर्मेशन, विथ होल्ड सच इंफॉर्मेशन, तो वहां पर फिर बैंक आपके ऊपर स्टॉपेल लग जाएगा। यू कैन यू कैन नॉट डिनाई द फॉर्जरी। उसके बाद प्राइमरली रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंक के ऊपर नहीं आएगी। वाई? बिकॉज यू हैड द इंफॉर्मेशन अबाउट द फॉर्जरी ऑफ योर सिग्नेचर ऑन विच अ पर्टिकुलर चेक इज इशूड। तो आपने वो बैंक को नहीं बताया, तो आपके ऊपर स्टॉपर लग जाएगा, ठीक है। तो ये ओवरऑल हमारा एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ था, डॉक्ट्रिन ऑफ मैंडेट। आज तक बिहार जुडिशरी में कोई पूछा नहीं है, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन है थोड़ा, तो इससे में भी लाइक पूछा जा सकता है, ठीक है। काफी सिंपल है, काफी इजी है, ठीक है। शुरू में बैंकर कस्टमर का रिलेशन हम लोगों ने देखा कैसा होता है, डेटर और क्रेडिटर का होता है। और एक एडेड ऑब्लिगेशन बैंक के ऊपर होता है कि वो कस्टमर के चेक्स को ऑनर करेगा, ठीक है, अगर वो ड्यूली साइन करके प्रेजेंट किया गया तो। यही और इसी से डॉक्ट्रिन ऑफ मैंडेट अराइज होता है कि क्यों, क्योंकि कस्टमर ने मैंडेट दिया हुआ है, ऑथराइज किया हुआ है अपने बैंकर को कि आप जो है मेरे ड्यूली साइंड चेक पे आप जो है पेमेंट कर देंगे, राइट। ये आपका क्या है, ये डॉक्ट्रिन ऑफ मैंडेट होता है। बट डॉक्ट्रिन ऑफ मैंडेट में हम लोगों ने देखा कि सिग्नेचर किसका होना चाहिए, ड्रॉवर का। अगर किसी और का सिग्नेचर फॉर्ज हुआ है, पेई का या इंडोर्सर का, और बैंक ने वहां ड्यू कोर्स में पेमेंट कर दिया, बैंक विल बी डिस्चार्ज फ्रॉम लाइबिलिटी। बैंक के ऊपर कोई भी लाइबिलिटी नहीं आएगी। लेकिन ड्रॉवर का सिग्नेचर फॉर्ज हुआ है तो बैंक के ऊपर लाइबिलिटी हमेशा आएगी, अनलेस कि वहां पे कस्टमर अवेयर ना था। अगर अनलेस कि कस्टमर को अपने फॉर्ज सिग्नेचर के बारे में पहले से इंफॉर्मेशन था, तो उस सर्कमस्टेंस में बैंक विल नॉट बी मेड लाइबल। बट
If the customer did not know the fact of the forgery of his signature, bank will always be made liable if any payment is made through that check on which the signature of the drawer is forged. ठीक है, तो ये आपका हो गया ये एक टॉपिक डॉक्ट्रिन ऑफ मैंडेट। अब और नेक्स्ट टॉपिक जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है, क्रॉसिंग ऑफ चेक। ठीक है, क्रॉसिंग ऑफ चेक, इसमें किसी को डाउट डॉक्ट्रिन ऑफ मैंडेट में? एनीबॉडी, एनी सॉर्ट ऑफ डाउट इन डॉक्ट्रिन ऑफ मैंडेट? चलिए अब आते हैं क्रॉसिंग ऑफ चेक, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन 2-3 बार आपको एग्जाम में आया हुआ है। क्रॉसिंग ऑफ चेक, कोई बता सकता है हमको ओपन चेक और क्रॉस चेक में क्या फर्क होता है? मटेरियल डिफरेंस, ये नहीं कि दिखने में कैसा होता है। सर क्रॉसिंग ऑफ चेक, ओपन हाँ बोलो। सर ओपन चेक जो भी बेरर जाता है उसको मिल जाता है, और क्रॉसिंग चेक सिर्फ अकाउंट में ट्रांसफर होता यस, वेरी गुड। क्रॉसिंग इस तरीके से किया जाता है चेक का, ठीक है। ये क्या है? ये क्रॉस चेक, ये ओपन चेक। अब दोनों के क्या फायदे हैं वो दे समझो। दोनों होता क्या है पहले ये समझिए। एक ओपन चेक होता है, ओपन चेक होता है जो कि मतलब नॉर्मली आप कोई भी चेक देते हैं उसमें कोई क्रॉसिंग लाइन नहीं बना होता है, ठीक है। तो ओपन चेक ये होता है जो विच कैन बी पेड एट द काउंटर ऑफ द बैंक, है ना, विच कैन बी पेड एट द काउंटर ऑफ द बैंक। मतलब आप वो चेक लेके गए, बैंक में दिए, बैंक ने चेक सबमिट कर लिया, आपको जो है पैसे दे दिए। तो ये होता है ओपन चेक, जो कि ओवर द काउंटर जिसका पेमेंट हो जाता है, ठीक है। तो अब इसमें क्या आपको, और एक मिनट, क्रॉस चेक पहले बता देते हैं उसके बाद उसको देखते हैं। और क्रॉस्ड चेक क्या होता है? क्रॉस्ड चेक होता है कि विच कैन नॉट बी प्रेजेंटेड एट द काउंटर ऑफ द बैंक फॉर गेटिंग पेमेंट, है ना। इट इज नॉट पेड एट द काउंटर ऑफ द बैंक, इट इज नॉट पेड एट द काउंटर ऑफ द बैंक, ठीक है। इट इज पेड टू अ पर्टिकुलर बैंक, पेड टू अ पर्टिकुलर बैंक अकाउंट। किसी बैंक में आपका बैंक है तो उसी बैंक को वो पेमेंट किया जाता है। मतलब क्रॉस चेक केवल और केवल आप अपने अकाउंट में अमाउंट क्रेडिट करवा सकते हैं, आप ओवर द काउंटर कैश नहीं कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब क्रॉस चेक अगर आप लेके बैंक में जा रहे हैं तो आपने सबमिट किया, बैंक आपके अकाउंट में उसको क्रेडिट कर देगा मनी को, आपको ओवर द काउंटर आपको पेमेंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। और ओपन चेक में आप उसका ओवर द पेमेंट भी, ओवर द काउंटर भी पेमेंट करा सकते हैं, ठीक है। तो अब इन दोनों के क्या फायदे और नुकसान है वो समझो। कि ओपन चेक में क्या होता है, इन केसेस ऑफ ओपन चेक, ओपन चेक में होता क्या है कि इन ओपन चेक अगर ड्रॉवर लूज कर जाता है, कि इफ ड्रॉवर लूजेस द चेक, ठीक है, तो वहां पे रिस्क है, देयर इज अ रिस्क इन्वॉल्व, ठीक है, कि फाइंडर में गेट पेमेंट, ठीक है, कि जो भी इसका फाइंडर है में गेट द पेमेंट ओवर द काउंटर, ओवर द काउंटर ले जाके हो सकता है वो पैसा आपके अकाउंट से निकाल ले, ठीक है। फाइंडर किसी और को ट्रांसफर भी कर सकता है। तो ये जो रिस्क इन्वॉल्व था कि फाइंड कोई भी फाइंडर अगर मेरे से मेरा चेक जो है गुम हो गया, उसको ओवर द काउंटर ले जाके वो रिसीव कर सकता है। तो इसी रिस्क को कर्टेल करने के लिए, कर्ब करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए आपको क्रॉस चेक का प्रैक्टिस शुरू किया गया, ठीक है। क्रॉस चेक में वहां पे ड्रॉवर अगर लूज भी कर जाता है, ठीक है, अपने चेक को, राइट, तो वहां पे जिसको वो पेबल होगा वो किसी बैंक अकाउंट में होगा।
तो बैंक अकाउंट में पेबल होगा तो आप उस पर्सन को ट्रेस कर सकते हैं। ओपन चेक में क्या है, फाइंडर गया, कैश लिया, भाग गया, इंडिया के किसी कोने में जाके अब वो रह रहा है, राइट। तो यहाँ पे जो है रिस्क ज्यादा इन्वॉल्व रहता है, ठीक है। क्रॉसिंग ऑफ चेक में ये सारे प्रॉब्लम्स आपको नहीं होते हैं। क्रॉसिंग चेक का पर्पस क्या क्या होता है ये समझिए पहले। क्रॉसिंग चेक का पहला पर्पस तो होता है, ठीक है, कि उसमें डायरेक्शन होता है नॉट टू मेक पेमेंट ओवर काउंटर, पेमेंट ओवर द काउंटर, ओवर द काउंटर पेमेंट नहीं करना है, ठीक है। इसमें डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन, डायरेक्शन टू द पेइंग बैंक। पेइंग बैंक कौन हुआ, जो जिस बैंक में आपका अकाउंट है। डायरेक्शन टू द पेइंग बैंक टू पे द मनी, टू पे द मनी टू whom, to pay the money generally to a bank or a particular bank account, ठीक है। कोई पर्टिकुलर बैंक अकाउंट में ही आपको वो पे करना होता है, ठीक है। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है कि आप केवल और केवल उसको किसी पर्टिकुलर बैंक अकाउंट में ही करते हैं, ठीक है। और इसमें मान लिया कि अगर इन केस इफ इट इज लॉस्ट, इन केस क्रॉस्ड चेक इज लॉस्ट, ठीक है, और मान लिया किसी ने जाके उसको पर्टिकुलर बैंक अकाउंट में क्रेडिट करवा लिया, तो एटलीस्ट इट कैन बी इजीली ट्रेस्ड, इजीली ट्रेस्ड इन हुज बैंक अकाउंट, इन हुज बैंक अकाउंट मनी वॉज रिसीव्ड, ये किसके बैंक अकाउंट में मनी जो है रिसीव किया जाता है। तो जनरली आप रिस्क को कम करने के लिए क्या करते हैं, रिस्क को कम करने के लिए आप क्रॉस चेक इशू करते हैं कि भाई ये जो है ओवर द काउंटर पेमेंट नहीं होगा, ये जो है पर्टिकुलर बैंक अकाउंट में ही पेमेंट होगा। तो रिस्क को कर्टेल करने के लिए क्रॉस चेक का प्रैक्टिसेस आपको लेकर आया गया, ठीक है। क्योंकि इसमें लॉस्ट, इसमें ओवर द काउंटर कभी पे करके भाग गया तो इट कैनॉट बी ट्रेस्ड, इसमें जो है ट्रेस हो जाएगा क्योंकि किस पर्टिकुलर बैंक अकाउंट में वो रिसीव हुआ, ठीक है। तो ये आपका पर्पस होता है क्रॉसिंग ऑफ चेक का। क्रॉसिंग ऑफ चेक का जो प्रोविजन है सेक्शन 123 से 131 तक दिया है, लेकिन हर एक सेक्शन पढ़ने का जरूरत नहीं है। आप इसमें 121 से लेके 127 तक पढ़ सकते हैं और एक 130 पढ़ सकते हैं, बाकी सेक्शन आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। तो इसको देखते हैं हम लोग आके। अब क्रॉसिंग ऑफ चेक हम लोग समझ गए, क्रॉसिंग चेक को क्रॉस कर देने से क्या फायदा हमें होता है। अब आइए काइंड्स ऑफ क्रॉसिंग, कितने काइंड्स के क्रॉसिंग होते हैं, काइंड्स ऑफ क्रॉसिंग, काइंड्स ऑफ क्रॉसिंग, राइट। तो काइंड्स ऑफ क्रॉसिंग आपको सबसे पहला बताया है सेक्शन 123 में और दूसरा बताया है 124 में। मैं आपको समझा देता हूं ब्रीफली। पहला आपका होता है जनरल क्रॉसिंग, इसको पहले समझिए। जनरल क्रॉसिंग का मतलब क्या होता है, जैसे आपका मान लिया कि ये पर्टिकुलर कोई चेक है, ठीक है। चेक किसको पेबल है, यहाँ पे कोई अमाउंट बताया हुआ है, ठीक है, नीचे में अपना सिग्नेचर है और यहाँ पे आपको दो पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया गया है और इस पैरेलल लाइन के बीच में, ठीक है, किसी भी बैंक का नाम अगर नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, नो नेम ऑफ एनी बैंक। जनरल क्रॉसिंग में नो नेम ऑफ एनी बैंक बिटवीन द लाइंस ऑफ क्रॉसिंग, नो नेम ऑफ एनी बैंक बिटवीन द लाइंस ऑफ क्रॉसिंग। जो क्रॉसिंग किया हुआ लाइन है उसके बीच में किसी बैंक का नाम नहीं लिखा है। हो सकता है यहाँ पे ये लिखा हो सकता है नेगोशिएबल, नॉट नेगोशिएबल, तो उससे वो जनरल क्रॉसिंग है कि नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जनरल क्रॉसिंग कब कहेंगे कि कोई भी क्रॉस जनरल क्रॉसिंग हुआ है, जब वहां पे दो पैरेलल
ट्रांसवर्स लाइंस जो हम ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, दो पैरेलल ट्रांसवर्स लाइन जो हम ड्रॉ कर रहे हैं उसके बीच में अगर हमने किसी बैंक का नाम नहीं लिखा है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे जनरल क्रॉसिंग। यानी कि पेमेंट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एनी बैंक, पेमेंट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एनी बैंक। यानी कहने का मतलब है, अगर ए ने बी को इस तरीके से क्रॉस करके चेक दे दिया और बीच में कोई भी चेक, दोनों क्रॉसिंग के बीच में कोई नाम नहीं लिखा किसी पर्टिकुलर बैंक का, तो मान लो बैंक, इसके पास इंडियन बैंक का भी एक अकाउंट है, इसके पास एसबीआई भी है, इसके पास पंजाब नेशनल बैंक भी है, ठीक है, इसके पास बंधन बैंक भी है, मतलब बहुत सारे बैंक अकाउंट है, राइट। ए अब मान के चलो जो भी बैंक को होल्ड करता है, तो अब यहाँ पे बी, यहाँ पे कोई नाम नहीं लिखा है, यानी कोई भी बैंक में वो अमाउंट रिसीव कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो एक जनरल क्रॉसिंग है। ये आपको सेक्शन 123 में बताया गया। अब स्पेशल क्रॉसिंग क्या होता है, ये देखिए। स्पेशल क्रॉसिंग जो होता है, स्पेशल क्रॉसिंग, ये आपको सेक्शन 124 में बताया हुआ है। स्पेशल क्रॉसिंग होता है जहां पे भी जो पैरेलल लाइंस जो ड्रॉ किए हुए हैं उसके बीच में मान लो किसी बैंक का नाम लिखा हुआ है, मान लो पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है, जो भी पर्टिकुलर मतलब ब्रांच है उसका, आपका पंजाब नेशनल बैंक अगर मान लो लिखा हुआ है कि वेयर द बिटवीन द लाइंस ऑफ क्रॉसिंग, ठीक है, वेयर बिटवीन लाइंस ऑफ क्रॉसिंग द नेम ऑफ अ bank is written, the name of a bank is written, इसको आप बोलते हैं स्पेशल क्रॉसिंग। तो इसका क्या इफेक्ट होता है, इसका क्या प्रभाव होता है? इसका प्रभाव ये होता है कि पेमेंट कैन बी ऑब्टेन्ड, कि पेमेंट जो है वो हम ऑब्टेन कर सकते हैं ओनली थ्रू, कैन बी ऑब्टेन्ड ओनली थ्रू पार्टिकुलर बैंकर, ओनली थ्रू पर्टिकुलर बैंकर, जिसका whose name appears, whose name appears between the lines, whose name appears between the lines, इसी को हम बोलते हैं स्पेशल क्रॉसिंग। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एक जनरल क्रॉसिंग होता है, एक आपका स्पेशल क्रॉसिंग होता है। समझ रहे? ओके, एक आपका कौन सा हुआ, जनरल क्रॉसिंग हुआ, एक आपका स्पेशल क्रॉसिंग हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये अराइज होता है, हु कैन क्रॉस द चेक, हु कैन क्रॉस द चेक, ये चेक को क्रॉस कौन कर सकता है, हु कैन क्रॉस द चेक, ये एक्ट ऑफ क्रॉसिंग कौन कर सकता है? तो ये आपका सबसे पहला तो यही हो गया, जो ड्रॉअर है, ड्रॉअर खुद जो है कोई चेक इशू करने से पहले ही उसको उसने कर दिया है या स्पेशल क्रॉसिंग कर दिया है, किसी बैंक का नाम लिख दिया है, तो ड्रॉअर तो कर ही सकता है। इसके अलावा आपको और कौन कर सकता है, होल्डर भी कर सकता है। होल्डर क्या है, जो उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को अभी होल्ड कर रहा है, ठीक है, तो होल्डर कैन ऑल्सो डू दिस क्रॉसिंग। बट होल्डर के, होल्डर कब क्रॉसिंग कर सकता है, जब मान लो उसके पास कोई अनक्रॉस्ड चेक आया है, ठीक है। होल्डर दो सर्कमस्टांसेस में क्रॉसिंग ऑफ चेक कर सकता है, एक जहां पे उसके पास अनक्रॉस्ड चेक आया है, अगर होल्डर हैज रिसीव्ड अनक्रॉस्ड चेक, तो होल्डर कैन, तो होल्डर वहां पे क्या कर सकता है, इधर उसको जनरल क्रॉसिंग कर सकता है या स्पेशल क्रॉसिंग कर सकता है। ठीक है, तो वो यहाँ तो जनरल क्रॉसिंग करने के लिए बस दो पैरेलल ट्रांसवर्स लाइन ड्रॉ कर दे, या स्पेशल क्रॉसिंग करने के लिए बीच में कोई बैंक का XYZ बैंक का भी नाम लिख दे, राइट। तो ये होल्डर के पावर्स है, राइट। उसके अलावा और कौन कर सकता है, ठीक है, उसके अलावा और कौन कर सकता है? तीसरा, बैंकर। बैंकर
अच्छा हाँ सॉरी, एक चीज यहाँ बताना भूल गए होल्डर के कॉन्टेक्स्ट में, कि होल्डर जो है इधर जनरल क्रॉसिंग कर सकता है, तो ये जनरल क्रॉसिंग कर दिया, या फिर वो स्पेशल क्रॉसिंग भी बीच में कोई नाम लिख के कर सकता है। लेकिन ये कैसे चेक्स में कर सकता है? अनक्रॉस्ड चेक में। अगर मान लो कोई ऑलरेडी क्रॉस्ड चेक है, जो होल्डर को ट्रांसफर हुआ है ऑलरेडी, वो क्रॉस्ड चेक है, ठीक है, चेक इज ऑलरेडी क्रॉस्ड, तो क्या यहाँ पे होल्डर अब फर्दर क्रॉसिंग कर सकता है? तो यहाँ पे होल्डर जो है स्पेशल क्रॉसिंग तो नहीं कर, सॉरी, यहाँ पे दो सिचुएशन हो सकता है। एक तो मान के चलो, या तो वो जनरल क्रॉसिंग किया हुआ चेक होल्डर को मिला है जिसमें ये खाली है, या फिर ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि जहां पे होल्डर को जो चेक मिला है उसमें किसी बैंक का नाम है, जिस यानी स्पेशल क्रॉसिंग। तो स्पेशल क्रॉसिंग वाला जो चेक होता है, ठीक है, स्पेशली क्रॉस्ड चेक, तो उसमें अगर कोई पर्टिकुलर बैंक का नाम ऑलरेडी डाला हुआ है, ठीक है, तो स्पेशल क्रॉसिंग वाले चेक को फर्दर कोई होल्डर या इंडोर्सर क्रॉस नहीं कर सकता है। अगर उसको अनक्रॉस्ड चेक मिला है तो वो या तो जनरल या स्पेशल क्रॉसिंग दोनों कर सकता है। लेकिन अगर उसको ऑलरेडी कोई जनरली क्रॉस्ड चेक मिला है, ठीक है, स्पेशली क्रॉस्ड चेक, तो उसका अब वो फिर से क्रॉस नहीं कर सकता है किसी और बैंक के फेवर में। लेकिन अगर उसको जनरली क्रॉस्ड चेक मिला है, मतलब दो पैरेलल ट्रांसफर्स लाइंस बस ड्रॉ करके, तो वो जनरली क्रॉस्ड चेक को स्पेशली क्रॉस्ड चेक में कन्वर्ट कर सकता है। स्पेशली क्रॉस उसको कर सकता है कि यहाँ पे बैंक का नाम वो लिख दिया। ठीक है, तो ये सारे होल्डर के पावर्स हैं इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्रॉसिंग ऑफ चेक। ये सारा आपको सेक्शन 125 में डील किया हुआ है। ठीक है। तो यहाँ हम लोग देखें, ड्रॉर तो जनरल क्रॉसिंग या स्पेशल क्रॉसिंग कर ही सकता है। होल्डर क्या कर सकता है कि अगर अनक्रॉस्ड चेक है तो वो उसको आगे जो है जनरल या स्पेशल क्रॉसिंग करके भेज सकता है, या फिर अगर जनरली क्रॉस्ड है तो उसमें उसको स्पेशल क्रॉसिंग कर सकता है, वहां पे बैंक का नाम वहां पे लिख सकता है। लेकिन अगर कोई ऑलरेडी स्पेशली क्रॉस्ड चेक है तो उसको फर्दर आप और आगे ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो दीज आर द टू कैटेगरी। अच्छा, एक और बच गया, तीसरा है बैंकर। जो बैंकर होता है, बैंकर, और ये किस बैंकर का हम बात कर रहे हैं? बैंकर टू हुम चेक इज क्रॉस्ड। बैंकर टू हुम चेक इज क्रॉस्ड। देखो, दो तरीके का टर्म आपको यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए वो दोनों टर्म लिख के मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। एक टर्म होता है बैंकर टू हुम चेक इज ड्रॉन। एक टर्म होता है बैंकर टू हुम चेक इज क्रॉस्ड। ठीक है, यहाँ पे हम बैंकर टू हुम चेक इज क्रॉस्ड का बात कर रहे हैं। ये दोनों होते क्या है, आप लोग बताइए। मान लो कि ए है, ए का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है। ठीक है, ए चेक इशू करता है, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो चेक चेक है उसके पास, वो इशू करता है। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ये चेक है, इसको वो इशू करता है, राइट। और यहाँ पे आपका नाम लिख देता है, मान लो पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक। तो अब बताइए, बैंक टू हुम चेक इज ड्रॉन कौन सा है, बैंक टू हुम चेक इज क्रॉस्ड कौन सा है? Check is drawn to SBI and check is crossed to PNB. यस, चेक इज ड्रॉन टू एसबीआई। अपने अकाउंट को आप ड्रॉ करेंगे ना, और उसको डायरेक्शन देंगे कि तुम पे करो, और चेक किसको क्रॉस किया है? पीएनबी। मतलब जिसको चेक के अंदर स्पेशल क्रॉसिंग करके जिसका नाम लिख दिया गया है, जिसको कि स्पेशली आपको पेमेंट करना है, उसका बोलेंगे कि वो आपका बैंकर टू हुम चेक इज क्रॉस्ड कहलाता है। तो थर्ड कैटेगरी ऑफ जो मतलब अथॉरिटी है या पर्सन है जो कि मतलब चेक को क्रॉस कर सकता है, पहला तो होल्डर कर सकता, ड्रॉर कर सकता था, फिर होल्डर कर सकता था, अब जो है बैंकर भी कर सकता है, वो बैंकर टू हुम चेक इज क्रॉस्ड। तो जो बैंकर जिसको चेक क्रॉस किया गया है,
वो भी फर्दर उसको क्रॉस कर सकता है, ईदर जनरली और स्पेशली, इधर जनरली और स्पेशली। ठीक है, और अगर वहां पे वो जनरली क्रॉस चेक है तो यहां पे भी वही रूल अप्लाई होगा, वो उसका स्पेशल क्रॉसिंग कर सकता है। और अगर कोई स्पेशली क्रॉस्ड चेक है तो क्या वो वहां पे फिर फर्दर कोई क्रॉसिंग कर सकता है? No, sir. देखो, होल्डर के केस में नहीं कर सकता है, लेकिन बैंकर के केस में भी जनरली नहीं कर सकता है, बट बैंकर कैन, ठीक है, सच बैंकर कैन अगेन, ठीक है, बैंकर कैन, द बैंकर टू whom check is crossed, banker can again cross it to another bank as his agent, as his agent for collection। वो किसी और बैंक को फर्दर क्रॉस कर सकता है, बट किसी और बैंक को वो फर्दर क्रॉस करेगा भी तो वो दूसरा वाला बैंक उसके एजेंट की तरह एक्ट करना चाहिए, उसके बिहाफ पे चेक रिसीव करने के लिए, अमाउंट रिसीव करने के लिए। ठीक है, तो ये 3 कैटेगरीज ऑफ पीपल हैं जो कि आपके चेक को क्रॉस करते हैं। ठीक है, तो आपका होल्डर हुआ, ड्रॉअर हुआ, और जो आपका बैंकर टू हुम चेक इज क्रॉस्ड। ठीक है, होल्डर स्पेशली क्रॉस चेक को वो फिर से क्रॉस नहीं कर सकता है, जनरली क्रॉस चेक को स्पेशली क्रॉस चेक कर सकता है, और अगर कोई अनक्रॉस्ड चेक है तो उसको जनरली या स्पेशली कुछ भी कर सकता है। लेकिन बैंकर टू हुम चेक इज क्रॉस्ड, वो भी आपको दोनों में से, मान लो कि अनक्रॉस्ड चेक अगर उसको रिसीव हुआ, ठीक है, तो वो उसका जनरल और स्पेशल क्रॉसिंग कर सकता है, जनरली क्रॉस्ड है तो स्पेशल कर सकता है, और स्पेशली अगर वो क्रॉस्ड है तो बैंकर जो है वो उसको फिर से क्रॉस तो कर सकता है दूसरे बैंक को, लेकिन ओनली एज हिज एजेंट फॉर कलेक्शन। राइट, तो ये आपका जो हुआ बेसिक बातें हुई क्रॉसिंग ऑफ चेक से रिलेटेड। अब इसमें एक और प्रोविजन है, सेक्शन 130। एक सेकंड, कौन सा सेक्शन बता रहे थे, सेक्शन 130। उसके बाद लास्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन जो इधर क्रॉसिंग ऑफ चेक में आपको ध्यान रखना है, हु में क्रॉस, जो हम 3 लोगों को 3 लोग का बताया, वो आपको सेक्शन 125 में बताया हुआ है। ठीक है, उसके बाद 130 जो है एक तरीके के क्रॉसिंग के बारे में बताता है, नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग, नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग। आप लोग बेयर एक्ट के साथ ये पढ़िएगा, तभी आप लोग को अच्छे से क्लैरिटी मिलेगा। ठीक है, बेयर एक्ट से देखते रहिएगा। अब देखो, मैंने आपको शुरू में क्या बताया, जब भी चेक आप बना रहे हैं, ठीक है, आप 2 पैरेलल ट्रांसवर्स लाइन करते हैं। अब इसमें नेगोशिएबल भी लिख सकते हैं या नॉट नेगोशिएबल भी लिख सकते हैं, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो जनरल क्रॉसिंग है या स्पेशल क्रॉसिंग। ठीक है, जनरल क्रॉसिंग और स्पेशल क्रॉसिंग का फर्क यही है कि स्पेशल क्रॉसिंग में पर्टिकुलर बैंक का नाम होता है, जनरल क्रॉसिंग में बैंक का नाम नहीं होता है, बट पेबल वो किसी ना किसी बैंक अकाउंट में होता है। नेगोशिएबल वर्ड वहां रहे, नॉट नेगोशिएबल, दैट विल हैव नो इफेक्ट। ठीक है, मतलब दैट विल हैव सम इफेक्ट, मतलब उससे कोई जनरल क्रॉसिंग या स्पेशल क्रॉसिंग कहलाएगा, अगर वो नेगोशिएबल है, नहीं नेगोशिएबल है तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग अगर आप कर रहे हैं, ठीक है, मान लिया कि वो जनरल चेक है, आप उसमें लिख दिए नॉट नेगोशिएबल, स्पेशल चेक है उसमें आप लिख दिए नॉट नेगोशिएबल। ठीक है, तो इसका क्या प्रभाव होगा वो हमें समझना है। तो ये आपको इसका इफेक्ट बताया गया है सेक्शन नंबर 130 में। सेक्शन 130 इसके बारे में बताता है। सेक्शन 130 क्या बताता है कि इफ अ पर्सन टेक्स अ चेक विच इज क्रॉस्ड इधर जनरली और स्पेशली, ठीक है, और जिसमें वर्ड मेंशन किया हुआ है नॉट नेगोशिएबल, ठीक है, तो इट शैल नॉट बी, तो अगर नॉन नेगोशिएबल वर्ड है तो फिर वहां पे मान लेना है कि इट शैल नॉट बी केपेबल
of transferring a better title, transferring a better title, ठीक है, it will not be capable of transferring a better title than that which the person in possession has, person in possession of check has। यानी कहने का मतलब है कि उस वो बेटर टाइटल ट्रांसफर नहीं कर सकता है मोर देन व्हाट द पोजेशन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हैज। अब देखो ये दिखने में तो बहुत सिंपल लग रहा है, नॉट नेगोशिएबल मतलब उसका ट्रांसफर हो ही नहीं सकता, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसका ट्रांसफर नहीं हो सकता है, उसका ट्रांसफर हो सकता है। नॉट नेगोशिएबल का मतलब क्या है कि उसको जो आप ट्रांसफर कर रहे हैं तो आपसे बेटर टाइटल सामने वाले को नहीं मिल सकता है। मतलब अगर आपका टाइटल डिफेक्टिव है तो सामने वाले का भी टाइटल डिफेक्टिव वहां पे मान लिया जाएगा। इफ योर टाइटल इज डिफेक्टिव, सामने वाले का भी टाइटल डिफेक्टिव होगा। मतलब कहने का मतलब है कि इन केस ऑफ नॉट नेगोशिएबल इवन अ होल्डर इन ड्यू कोर्स, जैसा हम लोग को पता है होल्डर इन ड्यू कोर्स, अगर ट्रांसफर का टाइटल डिफेक्टिव है तो उससे होल्डर इन ड्यू कोर्स में फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसका उस रूल का ये एक एक्सेप्शन है कि इवन अ होल्डर इन ड्यू कोर्स, ठीक है, विल गेट द सेम टाइटल, विल गेट द सेम टाइटल एज दैट ऑफ ट्रांसफरर, ठीक है। इफ टाइटल ऑफ ट्रांसफरर, इफ टाइटल ऑफ ट्रांसफरर इज डिफेक्टिव, अगर वो डिफेक्टिव है तो टाइटल ऑफ ट्रांसफरी विल ऑल्सो बी सो, will also be so even holder in due course, even in cases of holder in due course। नहीं तो होल्डर इन ड्यू कोर्स के बारे में सेक्शन 9 में क्या देखे कि अगर उसने गुड फेथ में लिया है, कंसिडरेशन पे के करके किया है, तो भले उससे पहले के ट्रांसफर का टाइटल डिफेक्टिव भी हो उसको वैलिड टाइटल मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर वहां पे नॉट नेगोशिएबल लिखा हुआ है तो जनरली ऐसा रूल क्यों बनाया गया है, क्योंकि जब वहां पे नॉट नेगोशिएबल वर्ड आपको सामने चेक में दिख रहा है तो इसका मतलब यही है कि अब उसको जो है कोई और फर्दर चेंजेस उसमें नहीं कर सकता है, राइट, कि वो बाकी के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की तरह इजीली जो है वो ट्रांसफरेबल नहीं हो सकता है, राइट। वहां पे नॉट नेगोशिएबल सामने लिखा हुआ है, ठीक है, बट फिर भी होल्डर इन ड्यू कोर्स उसको अगर रिसीव कर रहा है तो उसको वही टाइटल मिलेगा जो ट्रांसफरर के पास है, उससे बेटर टाइटल नहीं मिलेगा। जनरली होल्डर इन ड्यू कोर्स को हमेशा बेटर टाइटल मिलता है, बट ऐसे केसेस में नहीं मिलेगा, ठीक है, राइट। तो अब देखो, अब इफेक्ट क्या होगा, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ वर्ड। अब लास्ट पार्ट इस टॉपिक का देख रहे हैं कि इफेक्ट क्या हो रहा है, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ वर्ड्स, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ वर्ड्स नॉट नेगोशिएबल। इस वर्ड्स का इफेक्ट क्या होगा, तो इसका इफेक्ट होगा आपका, राइट, कि इट डज नॉट, इट डज नॉट restrict द फ्यूचर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द चेक। जैसा मैंने आपको बताया, ट्रांसफरेबिलिटी जो चेक का है वो रिस्ट्रिक्ट नहीं होगा, बट क्या होगा, इट टेक्स अवे द, इट टेक्स अवे द वाइटल फीचर, it takes away the vital feature of negotiability। वाइटल फीचर ऑफ नेगोशिएबिलिटी उससे छीन लिया जाता है। कैसे? वाइटल फीचर नेगोशिएबिलिटी का क्या होता है कि होल्डर विथ अ डिफेक्टिव टाइटल, ठीक है,
holder with a defective title can give a good title to the holder in due course। कि नेगोशिएबिलिटी में एक चीज ये भी होता है कि जो होल्डर का टाइटल डिफेक्टिव है वो उसके बाद भी बेटर टाइटल अपने डिफेक्ट्स उसके डिफेक्ट से होल्डर इन ड्यू कोर्स को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई भी होल्डर जो है अगर उसका टाइटल डिफेक्टिव है तो वो अगर होल्डर इन ड्यू कोर्स को वो ट्रांसफर कर रहा है अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, तो होल्डर इन ड्यू कोर्स को हमेशा बेटर टाइटल मिलता है। बट वेयर एडिशन ऑफ वर्ड नॉट नेगोशिएबल इज देयर इन चेक, तो वहां पे होल्डर इन ड्यू कोर्स का भी टाइटल डिफेक्टिव हो जाता है जैसा कि होल्डर का था। मतलब होल्डर से बेटर टाइटल उसको रिसीव नहीं होगा। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट क्रॉसिंग ऑफ चेक। आई होप दिस माइट बी क्लियर। ठीक है, राइट। किसी को डाउट यहाँ पे क्रॉसिंग ऑफ चेक से रिलेटेड? तो क्रॉसिंग ऑफ चेक में सबसे पहला आपको ओपन चेक क्रॉस चेक का थोड़ा सा डिफरेंस बता देंगे। उसके बाद काइंड्स ऑफ क्रॉसिंग में आएंगे। काइंड्स ऑफ क्रॉसिंग में आप बेसिकली जनरल क्रॉसिंग, स्पेशल क्रॉसिंग बताएंगे। क्रॉसिंग ऑफ चेक से रिलेटेड अगर मेंस में आंसर अटेम्प्ट आप कर रहे हैं तो थोड़ा ड्रॉ भी कर देंगे एक चेक को और दिखा देंगे कैसे क्रॉसिंग ऑफ चेक होता है। ठीक है, उसके बाद काइंड्स देखने के बाद कौन कौन क्रॉस कर सकता है, कब कब, किस सरकमस्टांस में कैसे क्रॉस कर सकता है वो आप बताएंगे। तो ड्रॉर क्रॉस कर ही सकता है, होल्डर भी क्रॉस कर सकता है, अनक्रॉस चेक को वो जनरल या स्पेशली क्रॉस कैसे भी कर सकता है, जनरल को वो स्पेशली क्रॉस कर सकता है, लेकिन स्पेशली क्रॉस चेक को वो फर्दर क्रॉस नहीं कर सकता। बैंकर जिसको कि ऑलरेडी वो क्रॉस किया हुआ है चेक, यानी बैंकर को अगर ऑलरेडी वो चेक क्रॉस किया हुआ है तो वो कौन सा चेक है, जनरल या फिर स्पेशल क्रॉस वाला चेक है? अगर बैंकर को ऑलरेडी वो क्रॉस चेक किया हुआ है, ठीक है, तो वो कौन सा चेक कहलाएगा, जनरल क्रॉसिंग या स्पेशल क्रॉसिंग? हम्म, जनरल। स्पेशल क्रॉस। स्पेशल क्रॉसिंग है ना। तो बैंकर भी कभी कभी फर्दर क्रॉस कर सकता है। ठीक है, बैंकर भी उसको जो है फर्दर क्रॉस कर सकता है, वो किसी और बैंक को भी मतलब स्पेशली क्रॉस्ड चेक है उसको फर्दर वो क्रॉस कर सकता है, बट दूसरे बैंक को वो तभी क्रॉस करेगा जब दूसरा बैंक जो है उसके एजेंट की तरह एक्ट करेगा, कि वो उसके बिहाफ पे एजेंट की तरह जो है उस चेक को रिसीव करेगा। तो ये तीन लोग जो है कर सकते हैं। और लास्ट में हम लोगों ने देखा कि नॉट नेगोशिएबल वर्ड अगर आप क्रॉस चेक में इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है, तो उसका क्या प्रभाव होता है। तो ट्रांसफरेबल तो अभी भी होता है, बट यहाँ पे होता क्या है कि बेटर टाइटल ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है अगर वहां पे नॉट नेगोशिएबल ट्रांसवर्स लाइंस के बीच में नॉट नेगोशिएबल वर्ड इंक्लूड करके अगर चेक इशू किया गया है, ठीक है, तो वहां पे बेटर टाइटल ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। मतलब अगर आपका टाइटल डिफेक्टिव है तो सामने वाले का भी टाइटल डिफेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्रॉसिंग ऑफ चेक है। एग्जाम में कुछ बार इसको पूछ लिया गया था। ठीक है, तो ये भी आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही इजी है, जितना हम बताए हैं इतना बस आप बेयर एक्ट से कवर अप इसको कर लेंगे। ठीक है, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में लगभग मेजोरिटी ऑफ द टॉपिक्स हम लोग कवर कर चुके हैं। कुछ कुछ बहुत ही मिसलिनियस टॉपिक्स है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, लाइक पेमेंट इन ड्यू कोर्स सेक्शन 10 में देख लेंगे, है ना, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। ठीक है, पेमेंट इन ड्यू कोर्स क्या होता है। ठीक है, ऑल्टरेशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये भी टॉपिक में भी आप एक बार देख सकते हैं। वैसे इन दोनों टॉपिक का मैं आपको अलग से सेपरेट नोट्स भेज दूंगा, है ना, पेमेंट इन ड्यू कोर्स और ऑल्टरेशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, कि जो ऑलरेडी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उसमें कुछ ऑल्टरेशन हो जाता है डेट में, पेएबल अमाउंट में, तो उसका क्या फर्क पड़ेगा, उसका मैं नोट्स वहीं भेज के आपको वहीं कुछ ऐप पे जहाँ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का लेक्चर्स है वहीं पे वो अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो चलो आज की क्लास से रिलेटेड किसी को डाउट है तो पूछ लो। हम लोग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का सारा टॉपिक लगभग देख लिए हैं। लास्ट क्लास में जो डिसऑनर किए थे उसमें सेक्शन 142 का प्रोविजन आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इजी है, सिंपल है। प्रोसीजर दिया गया है, किस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन होगा, आप कैसे कंप्लेन कर सकते हैं, किस अथॉरिटी को आप कंप्लेन करेंगे। ठीक है, ये सब के बारे में आपको 142 में बताया हुआ है, राइट।
तो हम लोगों ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आज कंप्लीट कर लिया है, कल से हम लोग पार्टनरशिप एक्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ताकि हमारा एक बार कमर्शियल लॉ पूरा कंप्लीट ही हो जाए। चलो, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, एनीवन, एनीबडी, एनी सॉर्ट ऑफ डाउट। कल से हम लोग पार्टनरशिप एक्ट स्टार्ट करेंगे और उसको जल्दी कंप्लीट कर लेंगे, ज्यादा डिफिकल्ट लेजिस्लेशन नहीं है, काफी इजी है। ओके, एनीबडी, एनी सॉर्ट ऑफ डाउट? और कोई और अगर टॉपिक ऐसा लग रहा हो आपको कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में अगर कवर्ड नहीं हुआ है तो आप हमको बताइएगा, ठीक है। लाइक व्हाट इज माय प्लान इज कि अभी हम लोग पार्टनरशिप एक्ट पहले करेंगे, ठीक है। तो पार्टनरशिप एक्ट करेंगे तो लगभग ये बीच में, क्योंकि इस वीक में आपको बिहार जुडिशरी मॉक इंटरव्यू वाले लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, तो सब पटना आ रहे हैं, तो हो सकता है फ्राइडे सैटरडे संडे तीनों दिन उन लोगों का हम मॉक रखेंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट पे। तो फ्राइडे सैटरडे संडे बंद रहेगा, तो आपका ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे 3 दिन इधर पार्टनरशिप का क्लास होगा। फिर उसके बाद 22 के बाद नेक्स्ट वीक में 23 24 25, तो 26 27 तारीख हमको लग रहा है पार्टनरशिप कंप्लीट होते होते 27 28 तारीख तक चला जाएगा। तो उसके बाद हम लोग सीपीसी नहीं स्टार्ट करेंगे, सीपीसी दुर्गा पूजा के बाद स्टार्ट करेंगे, नहीं तो फिर ब्रेक लग जाएगा एक। तो हम लोग करेंगे क्या, 28 के बाद जो 5 6 दिन हमारे पास टाइम रहेगा, उसमें कंपनी लॉ में एक दो टॉपिक है, अमेलगमेशन, रिकंस्ट्रक्शन, कुछ एक दो टॉपिक उस समय हम लोग का मिस हो गया था, है ना। कंपनी लॉ में या फिर नेगोशिएबल में भी अगर आपको लग रहा है कि कोई टॉपिक वैसा है तो आप बता दीजिएगा, तो वही मिसलेनियस टॉपिक्स जो है उस समय उस ब्रेक में हम लोग मतलब उस समय कंप्लीट कर लेंगे, जो पार्टनरशिप कंप्लीट होने के बाद और डीपी का छुट्टी से पहले जो टाइम बचेगा उसमें वो मिसलेनियस जितने भी मिस हुए हैं टॉपिक वो कवर कर लेंगे। दैट इज माई प्लान एज ऑफ नाउ, राइट। तो जो भी टॉपिक अगर आपको लग रहा होगा एनआई में, वैसे हम तो अपनी तरफ से लगभग कवर कर दिए हैं, ये दोनों टॉपिक है तो इसका नोट्स हम भेज देंगे वैसे, ठीक है, और उस समय मतलब टाइम निकाल के हम लोग ये सब टॉपिक भी देख लेंगे। बट जितना भी कॉमन टॉपिक्स जो जनरली आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट मोर उससे ज्यादा भी हम लोग कुछ कुछ टॉपिक हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो अगर आपको लग रहा होगा कोई मिस्ड है बता दीजिएगा। ओके, चलो ठीक है, थैंक यू एवरीवन। Thank थैंक you, यू sir. सर।